यस स्टार्टेड ना सर? रिकॉर्डिंग मैसेज मिला होगा सर। ओके सर, ठीक है सर। अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अच्छा देखो, इकोनॉमिक्स क्लास है और इकोनॉमिक्स में क्या चल रहा है सर? हम लोग बात कर रहे थे थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड थ्योरी ऑफ कॉस्ट पे। एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट सर हम लोग प्रोडक्शन को कंप्लीट कर चुके हैं और प्रोडक्शन को कंप्लीट करके अभी हम लोग कॉस्ट की तरफ बढ़ चुके हैं। और कॉस्ट में हम लोग ऑलरेडी कहाँ आ चुके हैं सर? चलो उसके लिए थोड़ा सा सिलेबस देखना पड़ेगा। ये कैप्सूल नोट्स अगर आप लोगों के पास नहीं है, ये कैप्सूल है, शॉर्ट नोट्स है, यहाँ से सारा चीज़ पता चल जाएगा शॉर्ट में। अगर नहीं है तो मेरे से कलेक्ट कर लेना। जैसे ये सब बहुत दिन पहले हुआ है, बेसिक प्रॉब्लम, फिर धीरे धीरे हम लोग डिमांड पढ़ लिए सर, डिमांड ग्राफ सीख लिए, फिर इलास्टिसिटी वगैरह सीखे हैं। उसके बाद प्रोडक्शन एंड कॉस्ट स्टार्ट किया मैंने। प्रोडक्शन ऑलरेडी मैंने कवर कर लिया और अभी कॉस्ट में। अगर किसी का बाई चांस बीच में कोई क्लास मिस है तो ज़रूर मेरे से कलेक्ट कर लेना या फिर लिंक ले लेना। अगर ऑलरेडी आप लोग सब्सक्राइब करके रखे हो तो आई थिंक आप लोगों को पहले से ही मिल चुका होगा। रिटर्न टू स्केल ये सब हो चुका है सर। कॉस्ट एनालिसिस, यस कॉस्ट एनालिसिस पे लास्ट क्लास हुआ था जहां मैंने आपको ऑलरेडी अकाउंटिंग कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट, आउटले, अपॉर्चुनिटी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इंक्रीमेंटल, सम कॉस्ट, हिस्टोरिकल रिप्लेसमेंट कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट सब बोल लिया सर। सर तो फिर आज क्या बोलना है सर? आज ना एक्चुअली मैं आपको थ्योरी ऑफ कॉस्ट में, थ्योरी ऑफ कॉस्ट के अंदर कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं वही करूँगा। जैसे कि कॉस्ट फंक्शंस में एक शॉर्ट रन लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट में भी मैंने बात किया था। आज मैं आपके साथ थोड़ा सा ये सब टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, शॉर्ट रन कॉस्ट, लॉन्ग रन कॉस्ट, ठीक है, एलएसी का ये जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देख रहे हैं ना सर, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का, ठीक है, टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये सब के बीच में क्या कनेक्शन है। और सबसे बड़ा बात सर, सिर्फ इकोनॉमिक्स के नजरिए से नहीं, इकोनॉमिक्स तो सिर्फ एक सब्जेक्ट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट सर ये है कि एक बिजनेसमैन जब अपना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चलाते हैं, जब अपना ट्रेडिंग एक्टिविटी करता है, एक बिजनेस तीन तरह का बिजनेस हो सकता है। या तो आप मैन्युफैक्चरर बन जाओ, या तो फिर आप होलसेलर या डीलर बन जाओ, या फिर आप रिटेलर बन जाओ। कुछ भी तो बनोगे ना सर, है ना? या तो मैन्युफैक्चर करोगे, या तो होलसेल ट्रेड करोगे, या फिर रिटेल ट्रेड करोगे, कुछ तो करना है। या तो खुद मैन्युफैक्चर करके प्रोडक्ट लोगों को देना है, या फिर किसी दूसरे का प्रोडक्ट। पॉइंट टू बी नोटेड सर, आप अगर टाटा हो, रिलायंस हो, तो आप क्या करते हो? अच्छा जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। टाटा बहुत सारा काम करते हैं। टाटा का अपना ट्रक होता है, टाटा का बस होता है, टाटा ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। टाटा अपना गाड़ी बनाता है, फिर वो गाड़ी मार्केट में डायरेक्ट तो सेल नहीं करता, डीलर के थ्रू से सेल करता है ना सर? डीलर कौन है? जैसे मानो एक, मैं वेस्ट बंगाल का एक बड़ा फेमस मतलब टाटा का डीलर का नाम ले रहा हूँ आपको, भंडारी ऑटो बोल के एक बड़ा फेमस डीलर है सर, ठीक है, कोलकाता में, थ्रू आउट द बंगाल। मुझे जहां मैं जाता हूँ मैं देखने को मिल जाता है मुझे कि देयर इज अ कंपनी नोन एज भंडारी ऑटोमोबाइल, जो बेसिकली टाटा का ही प्रोडक्ट बेचता है। तो ये भंडारी ऑटोमोबाइल गाड़ी नहीं बनाता, ये टाटा का गाड़ी टाटा से लेता है और फिर उसको मार्केट में बेचता है। या तो वो होलसेलर का काम कर रहे हैं, डीलर का काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो बेसिकली ट्रेड कर रहा है, अपना चीज नहीं है, ट्रेड कर रहा है, खरीद के बेच रहा है, या कमीशन एजेंट पे भी काम कर सकता है। एंड देर इज और एक कॉन्सेप्ट होती है रिटेल ट्रेडर, ठीक है। रिटेलर कैसे होते हैं? जैसे कि कोई मैन्युफैक्चरर अपना प्रोडक्ट, जैसे हमारे आसपास भी रिटेलर हम लोग बहुत देखते हैं, जो फाइनल लेवल पे जाके कस्टमर को बेचता है, ठीक है। ऐसे कार्ड डीलर वाले भी कस्टमर को डायरेक्टली बेचता है, तो उनको हम रिटेलर भी समझ सकते हैं। ज्यादातर केस में वो फ्रेंचाइजी मॉडल में काम करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ऐसा है सर कि चाहे आप फ्रेंचाइजी मॉडल में काम करो, जैसे आजकल फ्रेंचाइजी बिजनेस बहुत चलता है, आप लोग देखे होंगे, ठीक है। कोई भी अपना बिजनेस में थोड़ा सा गुडविल ले लेता है, आजकल यूट्यूब का भी जमाना है, मतलब थोड़ा सा खबर फैल जाते हैं। जैसे एमबीए चाय वाले के बारे में शायद सुने होंगे आप लोग, क्या रे सुना है आप लोग एमबीए चाय वाले के बारे में? प्रफुल्ल बिल्लोरे बोल के गुजरात का एक लड़का है, बड़ा अच्छा अपना बिजनेस के प्रमोट किया है सर। नाम सुना है कि नहीं सुना? अरे तो उसके बाद तो आजकल मैं हर गली में देख लेता हूँ सर, इंजीनियरिंग चाय वाला कोई लिख के रखता है मेडिकल चाय वाला, मेडिकल
रेस्टोरेंट वाला, बहुत सारा देखने को मिलता है। सर सभी चीज ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है एकदम फंडामेंटल लेवल में प्रोडक्शन एंड कॉस्ट का मैनेजमेंट। अगर इस लेवल में गड़बड़ हो गया ना, तो आप इतना समझ लो कि कितना भी बड़ा नाम हो वो प्रॉब्लम में पड़ जाता है। अगर एग्जांपल ले लूं, रिलायंस कम्युनिकेशन जैसे बिजनेस अनिल अंबानी का, राकेश झुंझुनवाला, सॉरी क्या राकेश झुंझुनवाला नहीं, आपका किंगफिशर एयरलाइंस विजय माल्या का, या फिर रिसेंट ट्रेंड में बिग बाजार जैसे बिजनेस भी ये कॉस्टिंग के ऊपर बेस करके झाड़ खा गए, मतलब मैनेज नहीं कर पाए। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है बिजनेस को कोर लेवल में डेवलप करने में। तो उसी के ऊपर आज का डिस्कशन है सर, उसी पॉइंट में आज का डिस्कशन है। और डिस्कशन पॉइंट क्या है सर? डिस्कशन पॉइंट है कि कितना तरह का कॉस्ट होता है और उसका एक के साथ दूसरे का क्या रिलेशन है, और उस रिलेशनशिप को एक बिजनेसमैन का क्या काम। सुबीर, बात समझ में आ रही है कि नहीं? बोल। यस सर। असीमा, साहिल, आप लोगों को बात समझ में आ रहा है सर? यस सर। ओके सर, थैंक यू। तो चलो सर देखते हैं कहाँ से करेंगे नोट्स। थ्योरी ऑफ कॉस्ट लास्ट वीक ये सब हो गया था सर, कॉस्ट एनालिसिस कर लिए थे, कॉस्ट कॉन्सेप्ट में भी बात हो गया था, शॉर्ट रन लॉन्ग रन में भी बात हो गया था, शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, इवन मैंने आपको टेबल रीड कराना भी सिखाया था कि टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में क्या कनेक्शन है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के साथ भी मैंने बात किया था, है ना? मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ बोल दिया था, ग्राफिकली भी आप लोग देखा था सर। चलो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द थ्योरी ऑफ कॉस्ट। सर आज मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूँ। इसमें से एग्जाम में अगर मैं बात करूँ तो मैथ्स भी पूछते हैं। सर कैसा मैथ्स? सर इकोनॉमिक का मैथ्स। सर क्या होता है? सर देखो सर, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, क्या काम है इनका? सर एवरेज फिक्स कॉस्ट का अगर मैं बात करूं, या फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मैं बात करूं, या फिर एवरेज टोटल कॉस्ट का बात करूं, या फिर मार्जिनल कॉस्ट की बात करूं, तो बात कर लो ना सर। अरे सर कर रहे हैं, सुनो बात। सर एवरेज करने के पीछे क्या कारण है? जैसे कि लास्ट वीक मैंने आपको बताया था टोटल लेवल पे, जैसे एक बंदा अपना प्रोडक्शन चलाने के लिए कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, उसमें वो जितना आउटपुट करेगा, आउटपुट मतलब क्या सर? प्रोडक्शन, ठीक है। अगर आप मानो गाड़ी गाड़ी मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो एक गाड़ी मैन्युफैक्चर करो, दो गाड़ी मैन्युफैक्चर करो, चार गाड़ी मैन्युफैक्चर करो, पांच गाड़ी मैन्युफैक्चर करो, हाँ सर, जितना गाड़ी बनाना है बना लो, जितना गाड़ी बनाना है बना लो। मानो कि आप एक ऑटोमोबाइल कंपनी हो, तो 8 गाड़ी बना लो, 10 गाड़ी बना लो, 9 गाड़ी बना लो सर। एक काम क्या है सर, आपका जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री चलाने का एक फिक्स खर्चा होता है, चाहे प्रोडक्शन हो या ना हो, फिक्स्ड खर्चा वो होता है जो होके रहेगा। मतलब एक बेसिक लेवल में बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो मिनिमम एक्सपेंस आपको करना ही पड़ता है, मतलब फिक्स एक्सपेंस, मिनिमम भी नहीं बोलना चाहिए, इट्स अ फिक्स कॉस्ट। जैसे मानो कि अगर आपने एक फैक्ट्री बिल्डअप किया, और या फिर फैक्ट्री का कोई रेंट है, तो वो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। बेसिक लेवल कुछ इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, बेसिक लेवल कुछ टेलीफोन चार्जेस हो सकता है, गवर्नमेंट का कोई लाइसेंस का कॉस्ट हो सकता है, जो आपको मंथली भरना पड़ सकता है, ठीक है। चाहे आप प्रोडक्शन 1 यूनिट का करो या 0 यूनिट का या 10 यूनिट का, तो फिक्स कॉस्ट इज ऑलवेज रिमेन फिक्स्ड। लेकिन सर टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो डिपेंड करता है कि जितना नंबर ऑफ यूनिट बढ़ता है, जितना नंबर ऑफ यूनिट बढ़ेगा, आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट वैरी कर सकता है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट जो होता है ना सर, जो वेरिएबल कॉस्ट होता है वो चेंज होता है लेवल ऑफ आउटपुट के ऊपर, नंबर ऑफ आउटपुट के ऊपर डिपेंड करके वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो सकता है। मतलब 1 यूनिट बनाने का वेरिएबल कॉस्ट और 2 यूनिट बनाने का वेरिएबल कॉस्ट सेम नहीं हो सकता सर, बात को समझे। किसी भी चीज को, एक प्रोडक्ट को बनाने में जितना वेरिएबल कॉस्ट बनेगा, दो चीज को बनाने में ऑब्वियसली उससे कम हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मानो कि गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग अगर आपको थोड़ा सा टिपिकल साउंड कर रहा है, चलो आपको एग्जांपल देते हैं सर। आप लोग कभी रास्ते में, मतलब रोड साइड में या कोई रेस्टोरेंट में खाना तो खाए होंगे, है ना? मैं एक बड़ा ही फेमस एग्जांपल ले रहा हूँ। फेमस एग्जांपल क्या है?
सर एग रोल या चाउमीन ये सब तो खाते होंगे आप लोग, अगर भी ठीक है। एग रोल नियर मी देखता हूँ सर, एग रोल नियर मी में मुझे कोई दुकानदार मिलता है कि नहीं। यस, मिल गया सर। सर मैं आपको एक एग रोल स्टोर पे लेके जाना चाहूंगा, ये देखो, हाँ, चलो मिल गया। ठीक है सर, यूट्यूब वीडियोस नहीं खोलना है, जस्ट आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बंदा जो एग रोल बना रहा है, ये जो भाई साहब एग रोल बना रहे हैं, इसका एक एग रोल बनाने के लिए गैस का जितना खर्चा होगा, 4 एग रोल बनाने के लिए खर्चा उतना ही खर्चा पड़ जाएगा ना, क्योंकि बड़ा तवा है सर। तो एक के पीछे भी जितना कॉस्ट, 4 के पीछे भी उतना कॉस्ट। तो इसका मतलब मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जितना नंबर ऑफ आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, आपका वेरिएबल कॉस्ट क्या हो सकता है, कम हो सकता है। ये सर नो, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रहा है। यस वेरिएबल सर। कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट आपका कम हो जाएगा, क्योंकि एक 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 एग रोल का ऑर्डर को सप्लाई करने में उनको जितना गैस जलाना पड़ेगा, एक की जगह 4 एग रोल आ जाए तो 4 एग रोल के लिए सेम कॉस्ट में बन जाएगा। तो पर यूनिट पे कॉस्ट वैरी कर गया। एक एग रोल के पीछे जितना कॉस्ट पड़ रहा है, 4 एग रोल के पीछे कॉस्ट कम हो सकता है आपका, है ना। लेकिन दुकान का रेंट वो तो फिक्स्ड है, ये जो दुकान उसने रेंट पे लेके रखा है ये तो फिक्स्ड है सर, ये फिक्स्ड है, ये देना पड़ेगा, चाहे एग रोल बिके ना बिके, दुकान खोल के रखोगे तो देना पड़ेगा, है ना सर। तो यही सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है सर, यही सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसी से इकोनॉमिक्स बना है सर। इकोनॉमिक्स कोई आउट ऑफ वर्ल्ड सब्जेक्ट नहीं है। या फिर अगर कोई सोचता है कि इकोनॉमिक्स इज अ थ्योरी, मतलब टिपिकल याद करने वाला सब्जेक्ट है, थ्योरी मतलब ऑब्वियसली थ्योरी कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट्स है, लेकिन थ्योरी मतलब कोई मतलब मगअप करने वाला पेपर नहीं है ये। वो तो बहुत तो सोचते ना थ्योरी याद करना पड़ेगा, अरे भाई क्या याद करना पड़ेगा, जो रियल लाइफ में होता है उसको क्या याद करोगे आप, समझना है, समझ के याद करोगे, बिना समझ के रटने जाओगे कुछ नहीं समझ पाओगे। द पॉइंट इज दैट ऑब्वियसली आउटपुट नहीं होगा, वेरिएबल कॉस्ट नहीं होगा। जैसे अगर मैं, चलो एग्रोल से एग्जांपल दिया, आपको मैं कैब का एग्जांपल दे सकता हूँ, उबेर, ठीक है। ओला उबेर में गाड़ी चलता है, टैक्सी वाला गाड़ी चलाता है, ठीक है, उबेर कैब। एक उबेर वाला जब गाड़ी लेके निकलता है, तो गाड़ी चलेगा तो पेट्रोल का खर्चा बनेगा। सारा दिन में एक उबेर का कार, अभी इलेक्ट्रिक भी आ गया सर, ठीक है, उबेर इलेक्ट्रिक थोड़ा सस्ता पड़ रहा है। सारा दिन में एक इलेक्ट्रिक कार, जितना इलेक्ट्रिक कार हो या वट एवर पेट्रोल कार हो, ये जितना रन करेगा उसके ऊपर डिपेंड करके उसका कॉस्ट वेरी करेगा। मतलब इसका जो रनिंग कॉस्ट है, पेट्रोल डीजल का कॉस्ट है या इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट है, ठीक है, जितना रन करेगा उतना। अच्छा मानो कि वो रन नहीं करेगा तो उसका एक फिक्स एक्सपेंसेस है। फिक्स्ड एक्सपेंसेस जैसे कि इसका मेंटेनेंस कॉस्ट, मंथली एक खर्चा करना पड़ता है गाड़ी को ठीक ठाक रखने के लिए, ठीक है। तो फिक्स्ड एक्सपेंस तो उनको करना ही पड़ेगा, लेकिन गाड़ी चलने के ऊपर डिपेंड करता है कि पेट्रोल ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा। ज्यादा लगेगा तो खर्चा बढ़ेगा, कम लगेगा तो खर्चा कम होगा। सो वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड करता है आपके बिजनेस के आउटपुट के ऊपर। और इसी में मैंने आपको ये एग्जांपल बनाया था कि 0 यूनिट पे 0 वेरिएबल कॉस्ट, मतलब अगर आउटपुट कुछ भी नहीं है तो वेरिएबल कॉस्ट कुछ नहीं होगा, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट ऑब्वियसली रहेगा। लेकिन जैसे जैसे यूनिट बढ़ता जाएगा, आपका फिक्स तो फिक्स ही रहेगा, पर वेरिएबल कॉस्ट धीरे 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 से बदलता रहेगा, ठीक है। पर यूनिट पे कॉस्ट पहले आपका बढ़ेगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखो, जो मैं आपको एग्रोल का एग्जांपल दे रहा था, 1 यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट 8 है, लेकिन 2 यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट कितना है, हेलो, 1 यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट 8 है, 2 यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट 13 है। आपको नजर आया सर बात। इसका मतलब अगर मैं इस टोटल वेरिएबल कॉस्ट को एवरेज करूं, इस टोटल वेरिएबल कॉस्ट को अगर नंबर ऑफ यूनिट से मैं एवरेज कर दूं, तो पर यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगा, ये सर नो, क्या सर, सिंपल मैथ्स है कि नहीं। मतलब एक के लिए अगर मेरा 8 टका खर्चा पड़ रहा है एक एग रोल बनाने में, 2 एग रोल बनाने में मेरा मानो 13 टका खर्चा पड़ रहा है, 13 रुपीज। सो मैं इतना बोल सकता हूँ कि मेरा 2 एग रोल में कॉस्ट कम है, कॉस्ट इज लोअर, क्योंकि इसमें मेरा वेरिएबल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल में मेरा कम हो जा रहा है। मैं क्यों ये एवरेज पे बात कर रहा हूँ मैं आपको समझाता हूँ। हर टोटल को एवरेज में बदलेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है। 3 एग रोल में मेरा देखो 16 टका खर्चा पड़ रहा है, मेरा कॉस्ट और कम हो रहा है। 4 पे मेरा 20 टका खर्चा हो रहा है, 5 पे 26, 6 पे 35, 7 पे 47, 47,
8 पे 63, 9 पे 83, तुम कैलकुलेट करके देखना, एक सर्टेन लेवल तक जितना यूनिट बढ़ेगा उतना आपका पर यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट डिपेंडिंग ऑन योर प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड मशीन कैपेसिटी। मशीन का भी एक लिमिटेशन होता है, एक सर्टेन लेवल के बाद मशीन भी ज्यादा यूज करोगे ना तो मशीन भी ज्यादा डिप्रिशिएट हो सकता है, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन एक सर्टेन लेवल तक आप जितना प्रोडक्शन बढ़ाओगे आपका पर यूनिट कॉस्ट कम होता जाएगा। जैसे इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ न्यूज़पेपर बिजनेस पे। सर इतना एग्जांपल लेके क्या करेंगे? न्यूज़पेपर बिजनेस के लिए क्या एग्जांपल दिया जाए? न्यूज़पेपर प्रोडक्शन। देखो सर वो किस तरह से अपना कॉस्ट को कट करता है, आपको देखने से समझ में आएगा। डेली लाख लाख न्यूज़पेपर छपता है सर, ठीक है, लाख लाख न्यूज़पेपर छपता है। ये इमेज से भी आपको समझ में आएगा कि किस तरह से न्यूज़पेपर, इतना सारा न्यूज़पेपर छपा जाता है। लेकिन इतना बड़ा मशीन में अगर एक न्यूज़पेपर निकलेगा तो क्या हालत होगा, उस न्यूज़पेपर का क्या दाम हो सकता है। लेकिन इस सेम मशीन पे जब एक साथ लाख लाख कॉपी निकलता है ना, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली पर यूनिट पे न्यूज़पेपर का कॉस्ट कम हो जाता है। और इसमें वेरिएबल कॉस्ट का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। मानो कल आपको ऐसा लगा कि आप अपना एक न्यूज एजेंसी खोलना चाहते और न्यूज़पेपर छपवाना चाहते हो, और आपने एक छोटा सा मशीन लेके न्यूज़पेपर छपना चालू किए, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन ये देखना पड़ेगा इतना, आपको कॉस्ट भी मेंटेन करना पड़ेगा। न्यूज जो कलेक्ट करना है वो तो करना है, अच्छा अच्छा न्यूज रिपोर्टर रखना पड़ता है, उनको पेमेंट देना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है जब आप इसको कॉस्टिंग में देखोगे कि पेपर छापना, पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, इसको मैनेज करना एक बहुत बड़ा चीज है सर। समझ रहे हो ना सर? समझोगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको भी मुझे भी, ठीक है। सो नाउ पॉइंट इज दैट सर, ये टोटल के ऊपर मैंने लास्ट दिन बात किया था, इवन मैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर भी बात किया था। लेकिन सर तो फिर आज फिर से क्यों बोला? सर वही मैं बोलना चाह रहा कि जो चीज टोटल में देखा आपने, उस टोटल को आज एवरेज में बदलना है, टोटल को आज एवरेज में बदल देंगे। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट इज द टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय द आउटपुट। जैसे एक यूनिट प्रोडक्शन करने में, जैसे एक एग रोल बनाने में आपका टोटल फिक्स कॉस्ट पड़ रहा था 10 रुपीज, ठीक है। 2 एग रोल बनाने के पीछे आपका 10 टका ही फिक्स कॉस्ट लगेगा। हेलो, फिक्स कॉस्ट चेंज होगा क्या? एक एग रोल के लिए अगर 10 टका फिक्स कॉस्ट है तो 2 एग रोल के लिए भी फिक्स कॉस्ट 10 ही होगा ना। हेलो, 3 एग रोल के लिए भी 10 ही रहेगा, यस और नो? अरे फिक्स कॉस्ट नहीं समझ में आ रहा है? बोलो सर। यस सर। समझ में आ रहा है ना? फिक्स कॉस्ट, दुकान का रेंट का बात कर, फिक्स कॉस्ट सेम रहेगा। फिक्स कॉस्ट सेम रहेगा, थैंक यू सर। फिक्स्ड है वो, चाहे एक एग रोल बना लो चाहे 4। लेकिन इसमें एवरेज को गिर जाएगा ना सर, एवरेज कॉस्ट तो कम हो जाएगा। तो टोटल फिक्स कॉस्ट को जब हम लोग पर यूनिट से डिवाइड करेंगे तो आपका एवरेज निकलता है। द जनरल शेप ऑफ द एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व इज डाउनवर्ड स्लोप। जनरली ये डाउनवर्ड स्लोप होते हैं। सवाल करते हैं एग्जाम में कि एक फिक्स कॉस्ट का, एवरेज फिक्स कॉस्ट का स्लोप कैसा होता है, तो जनरली आप क्या बताओगे जवाब में कि जनरली एक फिक्स एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं, और ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करता। मैं तो बताता हूँ, ग्राफिकली दिखाता हूँ। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सर, एवरेज फिक्स कॉस्ट कैन नॉट बी जीरो। एवरेज फिक्स कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मिनिमम कॉस्ट तो उठाना ही पड़ेगा, और ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। इट इज नॉट यू शेप्ड, ये यू भी नहीं होता। इस कर्व का एक नाम है सर, इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये हाइपरबोला कॉन्सेप्ट जो है ये प्योर मैथ्स में सिखाया जाता है, बट हम लोग यहाँ पर मतलब इसको इतना प्योर मैथ्स में जाने का जरूरत नहीं है, मतलब दिस इज नॉट करेंट नीड सर, ठीक है। तो सर तो कैसे देखने में होता है बताओ? ये देखो सर, ये किसी भी ग्राफ को प्रेजेंट करने के लिए ग्राफ पेपर होता है। ऐसे आप लोग स्कूल लेवल में
ग्राफ पेपर तो सॉल्व किए ही होंगे, है ना। तो ग्राफ पेपर में एक पॉजिटिव साइड होता है ना, ये पॉजिटिव साइड है और ये आपका नेगेटिव साइड है ना। सो सिमिलर पॉइंट में दिस इज योर मानो जीरो लेवल, ये ओरिजिन है आपका, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। ग्राफ को ऐसे ही प्रेजेंट किया जाता है, ये तो डिमांड से पढ़ाया जा रहा है सर। तो यहाँ पर क्या खेल खेला जाएगा सर, यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, बस इतना आपको बताना चाहेंगे, जितना आपका आउटपुट बढ़ रहा है, कभी आप 0 लेवल आउटपुट में थे, कभी आप 2 लेवल आउटपुट कर रहे हैं, मतलब यूनिट बढ़ा रहे हो। 2 से 4 हुआ, फिर 4 से 6 हुआ, फिर 6 से 8 हुआ, फिर 8 से 10 हुआ। जितना आउटपुट बढ़ता जाएगा आपका फिक्स कॉस्ट लेवल, यहाँ पर फिक्स कॉस्ट को अलग से लिखा नहीं गया, ओवरऑल कॉस्ट बताया जा रहा है। बस इतना याद रखो, जैसे जितना आउटपुट बढ़ेगा तो ऑब्वियस बात है कि आपका कॉस्ट धीरे धीरे कम होगा। सर इसको समझाने का बहुत सिंपल तरीका है ये टेबल, बार बार बोल रहा हूँ, कोई आउटपुट नहीं तो 0 आउटपुट है, ठीक है, और फिक्स कॉस्ट को अगर डिवाइड करना है तो 10/0, तो ऑब्वियसली फिक्स कॉस्ट 10 है। जब एक आउटपुट है तो 10/1, तो ऑब्वियसली फिक्स कॉस्ट 1। लेकिन जब 2 आउटपुट है तो 10/2, 10/2 तो क्या हो जाएगा 5। 3 आउटपुट तो 10/3, तो आपका ये हो जाएगा 3.3333 करके जाएगा। तो क्या हो रहा है सर, धीरे धीरे आपका क्या हो रहा है, कभी 10 था तो कभी 5 हुआ तो कभी 3 हुआ, तो आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट धीरे धीरे डाउनवर्ड हो रहा है, यस और नो। धीरे धीरे गिरता है सर, है ना। तो यही होता है, जितना आपका आउटपुट बढ़ता रहेगा, जितना आपका आउटपुट बढ़ता रहेगा आपका फिक्स कॉस्ट उसी तरह से डाउनवर्ड स्लोप होता रहेगा, और एक सर्टेन लेवल तक वो एकदम डाउनवर्ड हो जाएगा। उसके बाद एक सर्टेन लेवल के बाद फिर भी आप आउटपुट बढ़ाने का कोशिश करोगे लेकिन नहीं बढ़ा पाओगे। क्यों जानते हो, ये जो हल्का सा ऊपर से कॉस्ट उठ गया ना, इसके पीछे मेन रीजन ये है कि ये बियॉन्ड कैपेसिटी जा रहे हैं, मतलब आपका जो मशीन है वो शायद उतना कैपेसिटी नहीं ले सकता, ठीक है। तो जब आप एक सर्टेन लेवल के बाद जब आपका कॉस्ट बढ़ जाए तो आपको थोड़ा कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए सोचना चाहिए। तो मोटा मोटी एक एवरेज टोटल कॉस्ट, ठीक है, एक एवरेज टोटल कॉस्ट पहले डाउनवर्ड स्लोप होते हैं, फिर उसके मिनिमम पॉइंट में पहुंचते हैं, उसके बाद हल्का सा मूव करेगा अपवर्ड में, बहुत ज्यादा नहीं। तो इसीलिए कभी भी एवरेज टोटल कॉस्ट, सॉरी मैं टोटल कॉस्ट क्यों दिखा रहा हूँ, मैं आपको क्या पढ़ा रहा था, फिक्स कॉस्ट पढ़ा रहा था ना, मैं आपको फिक्स कॉस्ट पढ़ा रहा था ना, मैं टोटल कॉस्ट दिखा दिया सर गलती से। सर सॉरी सर, आप लोग समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे ये वाला कार्ड दिखाना चाहिए था आपको। यस सर, मैं गलती से टोटल को ले लिया, मैं टी और एफ में गलती कर दिया, सॉरी सर। वही मैं सोच रहा हूँ कि ये तो यू जैसा बन जा रहा है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू हो रहा है ना सर। एटीसी हल्का यू होता है, एबीसी भी हल्का यू होता है, एबीसी कब भी हल्का सा यू होता है, बट एएफसी कभी भी यू नहीं होता। और ये जो यू नहीं होता है जैसे नॉट यू, नॉट लाइक अ यू, ये जो इसका जो यू ना होना, इसी को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मैथमेटिक्स में यूज होता है सर, ठीक है। आप गूगल करके रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बारे में रिसर्च कर सकते हो, बट करेंटली जरूरी नहीं है। बट हाँ एग्जाम में पूछता जरूर है कि एवरेज फिक्स कॉस्ट का शेप क्या होता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट का शेप क्या होता है, क्या यू शेप होता है, आंसर इज नो, आंसर इज नो, इट्स नॉट यू शेप। बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो फिर क्या शेप होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप होता है। अब गूगल करके अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला देखना चाहते हो तो देख लो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये देखो देख रहे हो सर, मैथमेटिकल सारे के सारे देख रहे हो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, वही सेम कॉन्सेप्ट पे दिखाया गया है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, बट दिस इज नॉट फॉर इकोनॉमिक पर्पस, ये मैथमेटिकली इसको सॉल्व किया गया है, इंजीनियरिंग ड्राइंग है सर, इंजीनियरिंग लेवल में बहुत काम आता है, बिकॉज कंस्ट्रक्शन काम में
कंस्ट्रक्शन के काम में ये सब ज्यादा यूज होता है। तो इसीलिए हम लोग इतना गहरा में नहीं जाएंगे, हमें बस इसको फाइनेंशियल इकोनॉमिक लेवल में समझना है, बस काफी है। अब ज्यादा गहराई में जाएंगे तो फिर हमारा स्पेशलाइजेशन अलग जगह में है सर। हम लोग मार्केट, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बिजनेस में बात करेंगे। हमें इंजीनियरिंग नहीं करना है, हमें इंजीनियरिंग नहीं करना है। इंजीनियर लोग अपना काम करें। इसीलिए बहुत सारे लोग ना प्योर मैथ्स ले लेते हैं 11th 12th में। मैं बहुत सारे गार्जियन से मेरा बात होता है, कॉमर्स पढ़ते हैं और 11th 12th में प्योर मैथ्स ले लेते हैं। सर कॉमर्स अगर आप पढ़ते हो क्लास 11th 12th में, प्योर मैथ्स अगर आपका फ्यूचर कॉमर्स में बनाना है आपको, तो 11th 12th में प्योर मैथ्स ना नहीं लेना चाहिए था नॉर्मली। ठीक है, अगर किसी को मैथ्स में बहुत प्यार है, किसी को मैथ्स में बहुत प्यार है, उनके लिए अलग बात। बट कोई भी एवरेज स्टूडेंट को कभी भी प्योर मैथ्स नहीं लेना चाहिए, एवरेज स्टूडेंट को नहीं लेना चाहिए। क्यों मैं ये बात कर रहा हूँ, आपको जितना मैथ्स का जरूरत है ना, वो आप जब सीए करोगे, वो सीए आपको उतना मैथ्स का जरूरत दे देगा। आप सीए में पढ़ोगे, मिल जाएगा। आप बीकॉम भी करोगे ना, बीकॉम में भी आपको जितना जरूरी मैथ्स है मिल जाएगा। बिजनेस को समझने के लिए जितना जरूरी होता है उतना सीए सीएम में बीकॉम करा देता है। ठीक है, इवन एमबीए में भी जितना जरूरी होता है वही बिजनेस मैथ्स होते हैं, बिजनेस एंड अप्लाइड मैथ्स। प्योर मैथ्स लेके, ट्रिगोनोमेट्री लेके, जियोमेट्री लेके, हाँ साइन थीटा, कॉस थीटा, अलजेब्रा लेके क्या करोगे? वो तो इंजीनियर का काम है। आप कोई बोलेगा सर हम कॉमर्स पढ़ के इंजीनियर बनेंगे, तो वो अलग बात है। लेकिन हाँ, अगर आपको मैथ्स में बहुत प्यार है, मैथ्स पे बहुत लगाव है आपका, मतलब प्योर मैथ्स में, आपको ट्रिगोनोमेट्री में लगाव है, तो ले सकते हो सर। ठीक है, मतलब देखो सर, आप लोगों के घर में भी छोटे मोटे भाई बहन अभी बहुत जल्दी जल्दी 11th 12th लेवल में आएगा, तो क्या करना चाहिए? अगर कॉमर्स में आगे बढ़ना है, सीए वगैरह करना है, सीए में करना है, प्योर मैथ्स ना पढ़ाओ। अगर मैं बोल दिया सर कारण, ठीक है, जितना मैथ्स का जरूरत होता है वो आपको मिल जाएगा, सीए सीएमए में मिल जाएगा। क्या होता है, ज्यादातर स्टूडेंट मैथ्स में फेल करते हैं, 90% स्टूडेंट 11th 12th में साइंस में मैथ्स, साइंस वाला मैथ्स ले लेता है, प्योर मैथ्स कॉमर्स के साथ, और फेल करते हैं। और फिर ये सोचने में बैठते हैं कि किसको फोर्थ पेपर किया जाए, किसको फोर्थ पेपर किया जाए। अरे भाई, उसके चक्कर में अकाउंट्स में रिजल्ट खराब कर देता है, इकोनॉमिक्स को समझ नहीं पाता। अगर जितना फोकस आप मैथ्स में कर रहे हो, उतना फोकस आप इकोनॉमिक्स में, अकाउंटेंसी में करो। और मैथ्स का उतना नॉलेज लो जितना सिर्फ अप्लाइड लेवल में होना चाहिए। बस यही तो लोग समझता नहीं है। ये सुबह ठीक की ना? क्या लगता है तुझे, मैं सही बोला? हाँ सर। ओके सर, चलिए। तो फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों बनता है, आपको दिखाई दिया ना? हम ग्राफिकल भी देखेंगे। तो इसीलिए एवरेज फिक्स कॉस्ट कभी यू शेप नहीं होता, और इसके पीछे मेन रीजन है, जितना आपका प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, जितना प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, सिंपल कारण है सर। 1 यूनिट के लिए भी 10 टका, 2 यूनिट के लिए भी 10 टका, तीन तीन पराठा के लिए भी 10 टका, 5 पराठा के लिए भी 10 टका, 50 पराठा बनाओगे तो भी 10 टका। तो ऑब्वियस बात है कि एवरेज फिक्स कॉस्ट आपका धीरे धीरे डाउनवर्ड ही होगा, और ये कभी ऊपर नहीं बढ़ेगा। ठीक है, दैट इज द रीजन। ठीक है, एकदम प्योर लॉजिक है सर। अच्छा, समझ गए सर? एएफसी में बहुत ज्यादा बोलती है, आधा घंटा से एएफसी समझा रहा हूँ सर। एक बार एएफसी दिमाग में घुस जाए तो फिर एबीसी, एटीसी और एमसी में मेरा मेहनत कम हो जाएगा, समझा करो। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकले? टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आउटपुट से, यूनिट से डिवाइड कर दो, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट से, जितना यूनिट आपका क्वांटिटी बन रहा है। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जब हम लोग क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे पर यूनिट से, तो हमें मिल जाएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। नाउ द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट सर, वेरिएबल कॉस्ट वेरी मतलब डिपेंड करता है आउटपुट के ऊपर। आउटपुट जितना चेंजेस होगा उसके ऊपर बेस करके आपका वेरिएबल कॉस्ट चेंज होता है। तो ऑब्वियस बात है कि अगर वेरिएबल कॉस्ट स्टार्टिंग में हाई है, क्योंकि नंबर ऑफ आउटपुट स्टार्टिंग में कम है, ठीक है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलता है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जब आउटपुट से डिवाइड करेंगे तो हमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिलता है। नाउ द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट कि स्टार्टिंग में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट गिरेगा, लेकिन एक सर्टेन लेवल के बाद मशीन का कैपेसिटी, लेबर का कैपेसिटी, आप ही सोचो ना, एक लेबर से, एक लेबर को अगर एक मशीन समझो, एक ह्यूमन लेबर को ही समझो सर,
एक ह्यूमन लेबर से आप एक काम कराना चाहते हो, ठीक है, आप उसको बोल रहे हो कि भाई तुम मेरे लिए एक एग रोल बनाओ, वो बोलेगा कोई बात नहीं। उसको आप बोल रहे हो भाई 2 एग रोल बनाओ, वो बोलते हैं कोई बात नहीं। आप उसको बोलते हो 3 एग रोल बनाओ, वो बोलते हैं कोई बात नहीं। उल्टा जितना वो एग रोल बनाएगा उसका लेबर का खर्चा पर यूनिट के ऊपर बेस करके कम होता जाएगा, है ना, कम होता जाएगा। एक एग रोल के लिए 8 टका ले रहा था, 2 के लिए 13 रुपीज लेगा, 3 के लिए 16 रुपीज लेगा, 4 के लिए 20 रुपीज लेगा, 5 के लिए 26 रुपीज लेगा, 6 के लिए 35 रुपीज लेगा। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, चाहे वो मशीन हो या लेबर, मतलब चाहे वो एक आर्टिफिशियल मशीन हो या एक ह्यूमन लेबर, उसका भी एक कैपेसिटी होता है ना। तो एक सर्टेन लेवल के बाद आप शायद उसको बोलोगे कि भाई और कैपेसिटी बढ़ाओ, और कैपेसिटी बढ़ाओ, लेकिन वो उससे ज्यादा कैपेसिटी करने जाएगा तो शायद क्वालिटी खराब कर दे या फिर मशीन ही खराब हो जाए। तो क्या होता है, एक सर्टेन लेवल के बाद आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा, आपका कॉस्ट थोड़ा बहुत इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए संभाल के करना है। प्रिंटर से भी समझ सकते हो बात को, हर प्रिंटिंग मशीन का एक लिमिट होता है, जेरोक्स मशीन का, प्रिंट मशीन का एक लिमिट होता है। इवन एक बाइक का भी, एक बाइक में तेल डालते हो, पेट्रोल डालते हो, डीजल डालते हो, लुब्रिकेंट डालते हो, फिर बाइक को बोलते हो चलो भाई बाइक भागो। स्टार्टिंग में बाइक सर्टेन स्टार्टिंग में स्लो स्लो चलेगा, फिर स्लो में उसका ज्यादा तेल खर्चा होगा, फिर जितना लॉन्ग रूट में जाएगा, देखना गाड़ी वाला ऐसे ही बोलता है कि लॉन्ग रूट में गाड़ी में तेल कंजम्पशन कम होता है, शॉर्ट रूट में तेल कंजम्पशन ज्यादा होता है। लेकिन लॉन्ग रूट में ज्यादा भी भगाओगे एक सर्टेन लेवल के बाद क्या होगा, मशीन गर्म हो जाएगा, उसको भी रेस्ट का जरूरत है। अगर आप बोलोगे नहीं हम एक एक दिन में 300 किलोमीटर बाइक चलाएंगे, तो क्या बाइक उतना सहन कर पाएगा, इंजन का कैपेसिटी उतना सहन कर पाएगा? तो करने जाओगे तो कॉस्ट ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो इसीलिए ये एक कॉन्सेप्ट है कि एक सर्टेन टाइम के बाद अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट स्टार्टिंग में ज्यादा रहेगा, फिर धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ कम होगा, उसके बाद अगर आप और भी प्रोडक्शन बढ़ाते जाओगे ना उस पर्टिकुलर मशीन को यूज करके, आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फिर से बढ़ जाएगा। इसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है सर, इसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है, इसमें बस इतना होता है, मैथमेटिकली हो रहा है, जो भी हो रहा है मैथमेटिकली हो रहा है। आप इसको हिसाब लगाओ ना, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्यू से डिवाइड करो, चलो मैथमेटिकली भी देख लो आप। सर 8/1 8 होता है। प्लीज मुझे कैलकुलेट करके बताएगा सुबीर, कोई तो मुझे हेल्प करो थोड़ा। सर 13/2 कितना होगा? 6.5 16/3 8 8 8 क्यों? पर और 16/2 का बोला कितना हो रहा है? 5 पॉइंट समथिंग हो, मे बी 5.5। सर 83/9 5.333। 333 सर 83/9 करके बताओ। 9.22 9.22। 222 सर देखो सर, शुरू में तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है, फिर तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, फिर डाउन हुआ, फिर उसके बाद देखो एक सर्टेन लेवल के बाद तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गया, बढ़ गया। 63/9 करो, 7 है। समझ रहे हो इस पॉइंट पे? मतलब आई होप यू अंडरस्टैंड कि स्टार्टिंग में वेरिएबल कॉस्ट कम होता है, फिर लोअर लेवल में जाते हैं, उसके बाद फिर से बढ़ना चालू हो जाता है। अब इसमें एक्चुअली आपको ये बताना चाहता है कि या तो मशीन को रेस्ट दो, या तो ह्यूमन लेबर को रेस्ट दो, या फिर मशीन को बदलना बदलना पड़ेगा, कुछ तो प्रॉब्लम है। ठीक है, कॉस्ट बढ़ जा रहा है तो थोड़ा बहुत बढ़ना ठीक है, पर ज्यादा बढ़ जाए तो ये संकेत देता है आप। तो इफ यू अंडरस्टैंड दिस संकेत, संकेत मतलब समझते हो, वो बेसिकली आपको एक इंडिकेशन देता है कि भाई बिजनेस पे थोड़ा नजर दो, कॉस्ट बढ़ जा रहा है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को मैनेज करना हर बिजनेसमैन का एक चाहत होता है। ठीक है सर, और क्या है सर, आप लोगों को तो पता है एबीसी प्लस एएफसी मिलके बनता है एटीसी। तो इन दोनों का जो
एडिशन है, ये दोनों जोड़ के बनेगा एवरेज टोटल कॉस्ट। तो ऑब्वियस बात है कि एवरेज टोटल कॉस्ट पहले वही गिरेगा एएफसी की तरह, फिर एबीसी की तरह थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा, एवरेज जैसा होना चाहिए, और फिर हल्का सा वो अपवर्ड जाएगा, क्योंकि एबीसी में हल्का ग्रोथ है, ना तो एएफसी की तरह डाउनवर्ड है पूरा का पूरा, और ना ही एबीसी की तरह पूरा ज्यादा उठ गया, हल्का सा। सो पॉइंट क्या है, अब आपको एग्जाम में क्या सवाल कर सकता है? सर बहुत सिंपल सिंपल सवाल होता है। सर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, so the average variable cost will first fall, then reach a minimum and then rise again. It have used. Sir average total cost, सर एवरेज टोटल कॉस्ट मिलता है टोटल कॉस्ट को डिवाइडेड बाय क्यू करके भी मिलता है। कई बार एग्जाम में आपको क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट मिलेगा और आउटपुट मिल जाएगा, तो टीसी बाई क्यू करके भी आपको एवरेज टोटल मिल जाएगा, या फिर एएफसी प्लस एबीसी करके भी आपको टोटल कॉस्ट मिल सकता है। सो एवरेज टोटल कॉस्ट का भी सेम कैरेक्टर होगा, पहले वो मिनिमम में गिरेगा, फिर मिनिमम में जाएगा, और फिर थोड़ा सा हल्का सा राइज करेगा। ये यू शेप होता है ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है, ये आप लोगों को मैंने प्रोडक्शन में सिखाया था। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शंस, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शंस क्या होता है? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शंस याद करो, यही है ना सर, हर चैप्टर कनेक्टेड है, भूलना नहीं है। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है कि आपका टोटल प्रोडक्शन पहले बढ़ता है, एक सर्टेन टाइम के बाद वो अपने मैक्सिमम पॉइंट में जाता है, और उसके बाद वो गिर जाता है। और ये क्यों होता है? बिकॉज एवरेज प्रोडक्शन में भी चेंजेस होता है, मार्जिनल प्रोडक्शन में भी चेंजेस होता है, और ये एवरेज और मार्जिनल और टोटल प्रोडक्शन में चेंजेस होता है बोल के ही कॉस्टिंग में भी बदलाव आता है। तो वही बात यहाँ पर बताना चाह रहे हैं सर। तो ये जो आपको देखने को मिल रहा है ना सर, क्या देखने को मिल रहा है? एज यू कैन सी क्लियरली कि एवरेज टोटल कॉस्ट यू से भी होता है, बट इसमें लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शंस का एक कॉन्सेप्ट है कि पहले कॉस्ट गिरेगा, फिर सर्टेन लेवल के बाद कॉस्ट बढ़ जाएगा। अब इसको समझाने के लिए मेरे पास एक दूसरा उपाय है, मैं समझाऊंगा अभी आपको ये ग्राफ से। इस ग्राफ से मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। ध्यान से सुनना सर, बहुत जरूरी बात। ये दोनों एक्चुअली कॉस्ट को और प्रोडक्शन को एक साथ दिखाया गया है। लुक एट सर, देखो सर, टोटल प्रोडक्शन जब आपका गिरेगा किसी भी बिजनेस पे, इसका मतलब क्या है? क्योंकि मेरा मेरा कॉस्ट बढ़ रहा है। देखो सर, इस पॉइंट पे एक्चुअली आपका टोटल प्रोडक्शन का एक अच्छा जोन था, यहाँ पर आपका टोटल प्रोडक्शन हाईएस्ट लेवल में पहुंचा था, लेकिन इस पॉइंट से एक चीज चालू हो गया था, जहां से इसी पॉइंट से ना एक्चुअली ये बताना चालू हो गया था कि आपका प्रोडक्शन लेवल गिरेगा, आपका बिजनेस में प्रोडक्शन लेवल गिर सकता है। क्यों? क्योंकि आपका एवरेज को टोटल कॉस्ट ऑलरेडी बढ़ना स्टार्ट हो गया है। कनेक्शन समझ में आ रहा है? हेलो, ये कनेक्टिविटी देखो, यहाँ से टोटल कॉस्ट का बढ़ना और यहाँ से एवरेज टोटल प्रोडक्शन का गिरना, ये संकेत देता है बिजनेस को कि भले ही आप टोटल प्रोडक्शन के हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुके हो, बट क्योंकि इधर कॉस्टिंग बढ़ना प्रोडक्शन लेवल में, मतलब जितना प्रोडक्शन और बढ़ाना चाहते हो और कॉस्ट बढ़ जा रहा है, तो ऑटोमेटिक बात है कि आपका कॉस्ट अगर बढ़ जाएगा तो मार्केट में, कॉस्ट अगर इंक्रीज करेगा तो मार्केट में प्रोडक्ट जो है आपका वो कंपटीशन में मार खा जाएगा। मार्केट में प्रोडक्ट कंपटीशन में मार खा जाएगा सर, क्योंकि आपका कंपटीटर शायद आपसे कम दाम में सेल कर दे, शायद बेहतर क्वालिटी दे दे। तो आपका प्रोडक्शन का बढ़ने के पीछे, कॉस्ट बढ़ने के पीछे वैराइटीज रीजन हो सकता है। हो सकता है कि आप रॉ मटेरियल सस्ता में उठा नहीं पा रहे हो, रॉ मटेरियल एक्सपेंसिव हो रहा है आपके लिए, सस्ता मार्केट शायद आप ढूंढ नहीं पा रहे हो सकता है कि आप जिस एरिया में बिजनेस करते हो वहां पर रॉ मटेरियल सप्लाई में ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट ज्यादा पड़ रहा है, वैराइटीज ऑफ रीजन हो सकता है, जो आखिर में आपका कॉस्ट को बढ़ा देता है और प्रोडक्शन लेवल में गिरावट आता है। और प्रोडक्शन में गिरावट मतलब स्टॉक गिर जाएगा, स्टॉक गिर जाएगा मतलब मार्केट में आपको प्रोडक्ट बेचने के लिए स्टॉक नहीं मिलेगा, और मार्केट में आप थोड़ा सा पीछे चले जाओ, थोड़ा सा बिहाइंड चले जाओ। और ऐसा अगर दिन पे दिन बढ़ता जाए तो कहीं ना कहीं एक दिन ऐसा आएगा कि आपको मार्केट से बाहर जाना पड़ रहा है। हेलो, आप लोगों को बात समझ में आ रहा है? ये जो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट है ये तो
प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट है। ये कौन सा ग्राफ है सर? दिस इज अ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसको और भी नाम से बोला जाता है सर, इसका 3 नाम है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रिटर्न टू ए फैक्टर, सब बोल चुका हूं मैं। रिटर्न टू ए फैक्टर, और एक नाम है इट्स अ शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। ए বোঝা যাচ্ছে, समझ में आ रहा है? सुबीर, सुबीर, असीमा, साहिल, बोलो सर। Yes, यस सर। sir. बिजनेसमैन ऐसे बनता है सर। बिजनेसमैन के दिमाग में ये सब ना एकदम जल्दी जल्दी आएगा। सिर्फ बड़ा आइडिया से बड़ा बिजनेस नहीं होता है। ठीक है, या फिर कुछ यूट्यूब मोटिवेशन से ही बड़ा बिजनेस नहीं बनता है। ऑब्वियसली मोटिवेशन जरूरी होता है, पर मोटिवेशन के साथ साथ रियलिटी फेस करना पड़ता है। रियलिटी समझते हो? पाँव में छाला पड़ना चाहिए, ठीक है। पाँव में छाले पड़ेगा, ठीक है, मतलब शरीर में कष्ट होगा, माथा में दर्द होगा, तब बनता है बड़ा बिजनेस। सर जरूरी है क्या? सर किसी भी बड़ा बिजनेसमैन का कहानी उठा के देख लो, अगर पाँव में छाला ना पड़ा है तो बिजनेसमैन नहीं बना है। किसी का भी हिस्ट्री उठा के देख लो, कोई भी किताब पढ़ के देख लो, स्टीव जॉब्स का कहानी देख लो आप, एप्पल दुनिया का सबसे वैल्यूएबल कंपनी। स्टीव जॉब्स की कहानी में पढ़ोगे तो वो उसका बायोलॉजिकल मदर अलग है, मतलब उनका जो रियल माँ है, जिनकी कोख से जन्मा है, वो शादी से पहले बच्चा हो गया था, तो वो अपना बच्चा को पाल नहीं पाया। अमेरिका में ऐसा होता है सर। तो फिर वो अपना, लेकिन अपने बच्चे के प्रति बड़ा, मतलब उसको प्यार था, अफेक्शन था। तो वो बोला कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति को मेरा बच्चा गोद में देना चाहता हूँ जो इसको पढ़ाएगा, एडुकेटेड करेगा। तो पहले एक रिच फैमिली चूज किया, क्योंकि एजुकेशन देने के लिए पैसा चाहिए। तो वो रिच फैमिली पैसा वाला था, लेकिन इसका जो बायोलॉजिकल मदर था स्टीव जॉब्स का, उनको ठीक नहीं लगा। फिर वो दे के भी लेके आ गया। फिर वो और भी ढूंढने में निकले। फिर उनको एक पेरेंट्स मिला जिनको बच्चा चाहिए था, लेकिन रिच नहीं, वो पोर थे, लेकिन दे आर वेरी ईगर टू एजुकेट देयर चाइल्ड। मतलब वो बच्चा को लिखाने पढ़ाने लिखाने में बड़ा इच्छा रखा था। तो स्टीव जॉब्स को उसका बायोलॉजिकल मदर दे दिया उनको, जिनके पास बाद में स्टीव जॉब्स ने जिंदगी बड़ा किया, पढ़ाई लिखाई किया। लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद, स्कूल के बाद, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराया था। लेकिन कोलंबिया यूनिवर्सिटी का फीस भरने का पैसा नहीं था स्टीव जॉब्स के माँ के पास, पापा के पास। तो स्कूल का फर्स्ट ईयर का फीस नहीं भर पाए तो ड्रॉप आउट कर दिया स्कूल से, कॉलेज से। फिर स्कूल में एक फ्री क्लास चलता था। वो फ्री क्लास चलता था कैलीग्राफी का। कैलीग्राफी जानते हो? ये जो टाइप राइटिंग होता है ना, टाइप राइटिंग का कैलकुलेशन, मतलब कैसे टाइप राइटिंग में कीबोर्ड सेट किया जाता है, उसको बताने के लिए फिर वो फ्री क्लास करता था। गरीब बच्चों के लिए भी था, बड़े लोगों के लिए था। तो उसको अच्छा लगता था, क्योंकि उसके पास और कोई चांस नहीं था, तो वो अपना फ्री क्लास अटेंड करता। लेकिन इस तरह से उसका कंप्यूटर के प्रति इंटरेस्ट आ गया। इसके बाद जब वो कंप्यूटर बनाने के लिए, अपने पापा का गैरेज था, भांगा टूटा फूटा गैरेज, वहीं पर बनाता था। लेकिन डेली का खाने का भी, जब भूख लगता था ना, पेट भर का खाना नहीं मिलता। तो जहां पर इनका घर था, मोस्ट प्रोबेबली कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को के वहां पर 5 किलोमीटर दूरी में इस्कॉन का हरे कृष्ण टेम्पल था। इस्कॉन जो हमारे इंडिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कृष्णा कंससनेस के ऊपर दुनिया भर में इनका टेम्पल है सर। तो इस मंदिर पे भोजन करवाया जाता है, मतलब फ्री में लोगों को खाना खिलाया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे मंदिर मस्जिद में दुनिया भर में होते हैं। तो ये हरे कृष्ण टेम्पल में भी ऐसा ही होता था। तो वहां पर उनको पेट भर का खाना मिलता था। हफ्ते में एक दिन वो जाता था वहां पर खाना खाने के लिए। तब जाके बना है एप्पल, तब जाके बना है नेस्ट। पहले नेस्ट बना था, बाद में वो एप्पल ब्रांड में बदला। उसके पीछे भी और भी कहानी है, अब सारा कहानी तो अभी नहीं बोल सकता।
बस इतना कहना चाहता हूँ कि बड़ा बिजनेस, बोला ना आपको, पाव में छाले तब जाके बना है। सर ठीक है, आगे बताओ। ओके, आगे तो बढ़ना ही है, बढ़ने का नाम जिंदगी। सर सर हम लोगों को एफसी समझ गए हम लोग, सर हम लोग एबीसी समझ गए सर। सर हमें एवरेज टोटल कॉस्ट भी समझ में आ गया, तो मैं क्या करूं? सर अभी मार्जिनल कॉस्ट भी समझा दूं। सर वन ऑफ दी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन कॉस्टिंग इज मार्जिनल कॉस्ट। क्योंकि ये चीज सिर्फ कॉस्ट के लिए नहीं, हम लोग जब डिमांड पढ़े थे तो वहां पर कंज्यूमर बिहेवियर चैप्टर में मार्जिनल यूटिलिटी पढ़े थे, एमयू। फिर हम लोग जब प्रोडक्शन पढ़ना चालू किए, हम लोग एमपी पढ़े थे, मार्जिनल प्रोडक्शन। फिर जब हम लोग कॉस्ट में आ गए, हम लोग मार्जिनल कॉस्ट देख पा रहे हैं। सर क्या है ये मार्जिनल कॉस्ट? क्या है, क्या है ये? सर क्या है देख लो। सर ये है बूंद बूंद का कॉस्ट। एक यूनिट एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनाने के लिए जितना एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको बेयर करना पड़ता है, कोई भी चीज ऐसे नहीं बन जाता सर। एक्स्ट्रा बनाना, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन का इच्छा सबको होता है। एप्पल को भी हुआ है, फ्लिपकार्ट को भी होता है, टाटा को भी होता है, बिरला को भी होता है, अमेजन को भी होता है, हम आप जैसे लोगों को भी होगा, होता भी है, मेरे को भी होता है। एक एक्स्ट्रा स्टूडेंट आ जाए, एक एक्स्ट्रा कोर्स सेल हो जाए, होगा, नॉर्मल बात है सर, बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्यों नहीं होगा? तो जो जो भी काम करते हैं वो चाहते हैं, जो पुजारी है वो भी सोचते हैं कि आज थोड़ा एक्स्ट्रा दक्षिणा मिल जाए। नो, नॉर्मल बात है, क्योंकि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट है, मन करता है। लेकिन इस एक्स्ट्रा बेनिफिट, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करने के लिए, एक यूनिट एक्स्ट्रा प्रोडक्शन के लिए जितना यूनिट का एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर करना पड़ता है, उसे कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। समझ में आ रहा है सर? सो मार्जिनल कॉस्ट इज द चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन द आउटपुट। हम ऐसे बोल सकते हैं, डेल्टा टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय डेल्टा क्वांटिटी। मतलब अगर जितना प्रतिशत या जितना परसेंटेज क्वांटिटी बदलने के लिए, अगर अगर मैं 10 क्वांटिटी बदलूं, 10 क्वांटिटी एक्स्ट्रा आउटपुट करना चाहता हूं, तो उसके लिए मेरा कॉस्ट में जितना परिवर्तन होगा, डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है? चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो कोई भी बिजनेस में एक्स्ट्रा यूनिट प्रोडक्शन के लिए मेरा जितना एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर होता है, उसे मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। इसको आप टोटल कॉस्ट के नजरिए से भी देख सकते हो, या फिर डेल्टा टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय डेल्टा क्वांटिटी, ऐसे भी देख सकते हैं। डेल्टा टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय डेल्टा क्वांटिटी, वेरिएबल कॉस्ट से भी देखा जा सकता है, टोटल कॉस्ट से भी देखा जा सकता है। एमसी कर्व इज आल्सो यू शेप। इसको, ये भी यू शेप होता है, मतलब पहले मार्जिनल कॉस्ट कम होता है, फिर मार्जिनल कॉस्ट बढ़ जाता है। दिखाता हूँ, मार्जिनल कॉस्ट का ड्रॉ करके भी दिखाता हूँ। ये तो बहुत ही अच्छा यूज होता है, लेकिन सर इसका कैलकुलेशंस बहुत एग्जाम में पूछते हैं, कैलकुलेशंस ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। जैसे मार्जिनल प्रोडक्शन भी पूछते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी भी कैलकुलेट करने बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट भी बोलते हैं। क्योंकि इसका मेन रीजन है, जो टोटल कॉस्ट होता है ना, वो एक्चुअली मार्जिनल कॉस्ट को जोड़ जोड़ के ही होता है। एक एक टाका जोड़ जोड़ के ही टोटल होता है। अगर किसी चीज को बनाने में 3 टाका खर्चा हुआ है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक एक मार्जिनल कॉस्ट मिल मिल के 3 मार्जिनल कॉस्ट हुआ है, और 3 मार्जिनल कॉस्ट मिल के 3 फिक्स कॉस्ट हुआ है, 3 टाका। ऐसा ही कॉन्सेप्ट। सो व्हाट इज द पॉइंट? पॉइंट इज वेरी सिंपल। अगर कोई बिजनेस 15 यूनिट प्रोड्यूस करता था, जिसमें उसको खर्चा पड़ता था 200 टाका, 200 रुपीज खर्चा करके किसी भी चीज का 15 यूनिट प्रोड्यूस करता था, चाहे वो एग रोल हो जाए या कुछ भी, एंड 20 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए उनको 250 रुपीज का खर्चा पड़ रहा है। नाउ दे बेसिकली सिंपली आस्क यू कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्ट। 15 यूनिट के लिए 15 एग रोल बनाने में अगर मानो आपका 200 टाका खर्चा पड़ जाता है, ठीक है, 20 यूनिट प्रोडक्शन करने में आपका 250 का खर्चा पड़ जाता है, दैट इज कॉस्ट, दिस इज यूनिट। नाउ बेसिक क्वेश्चन इज व्हाट इज द मार्जिनल कॉस्ट? कैसे करोगे? तो करने का सिंपल तरीका है, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू डेल्टा टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय डेल्टा यूनिट प्रोड्यूस्ड।
टोटल कॉस्ट में चेंजेस डिवाइडेड बाय यूनिट में चेंजेस। सर टोटल कॉस्ट का चेंजेस कैसे मिलेगा? सर पहले मेरा 200 का होता था, अभी 250 का होता है, तो 250 माइनस 200 डिवाइडेड बाई 20 माइनस 15, सिंपल है, 50 बाई 5, तो 10 यूनिट्स इज माई मार्जिनल कॉस्ट, रुपीज 10 यूनिट्स, 10% पर यूनिट इज माई मार्जिनल कॉस्ट। तो जब भी कोई बिजनेस एक्स्ट्रा 5 यूनिट खर्चा करने का सोचेगा, एक्स्ट्रा 5 यूनिट प्रोड्यूस करने का सोचेगा, तो पर यूनिट पे उसका कितना खर्चा पड़ जाएगा वो कैलकुलेट कर लेगा। अगर आपको लगता है कि मैं एक्स्ट्रा 5 यूनिट प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता हूँ, चाहे मोबाइल फोन हो, चाहे मैगी पैकेट हो, चाहे नूडल्स का बिजनेस करो, जो बेचना है वो बेचो सर, लेकिन जब भी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करने जाओगे कॉस्ट तो बढ़ेगा, तो हिसाब करके देख लो कितना बढ़ेगा, पर यूनिट में कितना खर्चा आ रहा है, आपको हेल्प हो जाएगा कि ये करना आपको फायदे में है या नहीं। सर जी बोलो सर, क्या माथा में गया सर बात? सर थैंक यू सर। सर यहाँ पर एक टेबल है, ये टेबल आपको पूरा खेल सिखा दे सकता है। ये टेबल रीड करना समझ गए ना, तो आपको एग्जाम में ये टीएफसी टीवीसी टीसी रिलेटेड कोई भी सवाल करे आप जवाब दे सकते हो। इवन ये टेबल आप खुद भी अपने से बना सकते हो। सर ऐसा है क्या? अरे हाँ सर, कोई भी एजम्पशंस करो आप, किसी भी टाइप का एजम्पशंस ले लो, आपके आसपास में कोई भी दुकानदार से जाके पूछो कि दुकान मतलब भैया क्या आपकी दुकान में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है? आपके घर के बगल में जो चाउमीन बेचता है, जो मोमो बेचता है, जो अंडा बेचता है, जो सब्जी बेचता है, आप उनको जाके पूछो, वो भी आपको प्रोजेक्ट दे सकता है। जस्ट गो देयर शॉप एंड आस्क देम कि आपको कितना प्रोडक्शन हो जाता है। पुचका वाला से पूछो, वो भी बता सकता है आपको, ये सारा डेटा दे सकता है। सर क्या बोल रहे हो? पुचका वाला, एगरोल वाला, चाउमीन वाला, रिक्शा वाला, अरे जिसको पूछोगे वो दे देगा। ऐसा है क्या? अरे हाँ रे बाबा। सर कैसे? देखो, अगर कोई चाउमीन वाला 1 प्लेट चाव बेच रहा है, 2 प्लेट चाव बेचेगा, 3 प्लेट चाव बेचेगा, 5 प्लेट, 4 प्लेट, 6 प्लेट, 7 प्लेट, 8 प्लेट, 9 प्लेट, एग्जाम्पल मान के चलते हैं, उसका खर्चा पड़ जाएगा, अगर रुपीज इन 1000 है, रुपीज इन 1000 है, तो मानो उसका दुकान का भाड़ा पड़ रहा है 10,000। सर एक प्लेट बनाए तो भी 10,000, 2 प्लेट बनाए तो भी 10,000। लेकिन अब देखना ये है कि सर फिक्स कॉस्ट तो सेम हो गया, अच्छा 1000 थोड़ा ज्यादा हो गया, ठीक है, इसको 10 ही रखते हैं, 10 ही रखते हैं। 1 प्लेट का खर्चा 10, 2 प्लेट का खर्चा भी 10, 4 प्लेट का खर्चा भी 10, 9 प्लेट का खर्चा भी 10। सर ये तो पता है। हाँ तो पता है तो क्या हुआ, टेबल रीड करना थोड़ी ना सीखे अभी तक। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, सर 0 यूनिट पे तो कोई वेरिएबल नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा। तो 1 यूनिट का वेरिएबल माने 10, 2 का 18, 3 का 24, 4 का 28, 5 का 32, 6 का 38। क्या ये ऐसा ही होना चाहिए? अरे पूछ लो ना कि पर यूनिट पे कितना कॉस्ट वेरी कर रहा है, बता देगा आपको कि मेरा 1 यूनिट करने में मेरा एक्स्ट्रा 10 टका पड़ जाता है, तो बोलेगा अगर दादा दो यूनिट बनाते हो तो बोलेगा 18 टका पड़ता है। मतलब जैसे मैं आपको एग रोल का एग्जाम्पल दे रहा था, एक चूल्हा में एग रोल बना रहा है तो पर एग रोल में वेरिएबल कॉस्ट बन रहा था 10 टका, लेकिन एक एक एग रोल की जगह और एक एग रोल ऐड हो जाए, एक दूसरा एग रोल ऐड हो जाए, तो पर यूनिट में कॉस्ट कम हो जाएगा। 3 एग रोल हो जाएगा तो और कम हो सकता है, 4 एग रोल हो जाएगा और कम हो सकता है, 5 एग रोल में और कम हो सकता है। इसी तरह से आपको डेटा मिल जाएगा, सिंपल। यही चीज आप टाटा बिरला अंबानी के लिए भी सोच सकते हो, किसी भी बिजनेस के लिए। सर समझ गए? इसी तरह से टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिल गया। सर टीएफसी मिल गया, टीपीसी मिल गया, तो टोटल कॉस्ट मिल जाएगा ना? कैसे? अरे सर बहुत सिंपल है, 10 प्लस कुछ नहीं है 0, तो 10, 10 प्लस 10 20, 10 प्लस 80 28, 10 प्लस 24 34, 10 प्लस 28 38, 10 प्लस 32 42, 10 प्लस 38 48। सर क्या प्लस दिखा रहे हो, आगे बढ़ो। सर मेरा तो जितना मन करता है कि मैं अभी कूद के आगे बढ़ जाऊं, लेकिन क्या है ना, बाद में बोलोगे सर ये टेबल समझ में नहीं आया था, ठीक है सर आगे देखो। तो टोटल कॉस्ट तक तो कैलकुलेट कर ही लिए। तो सिंपल बात है, अगर हमें तीन तीन डेटा चाहिए,
यूनिट चाहिए, टीबीसी चाहिए या टीसी चाहिए, या कोई भी 3 डेटा अगर हमें पता है तो बाकी डेटा कैलकुलेट हो जाएगा। अब यहाँ से आप एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालो। कैसे निकालोगे एवरेज फिक्स कॉस्ट? कैसे निकालोगे एवरेज फिक्स कॉस्ट? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट। टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट, तो 10/0 कुछ नहीं मिलेगा, 10/1 10 मिलेगा, 10/2 5, 10/3 3.33, 10/4 2.5, 10/5 2, 10/6 1.67। ऐसा करते करते आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट निकल जाएगा। सर कितना आसानी से हो गया। सो टोटल फिक्स कॉस्ट को डिवाइड बाई कर दो क्वांटिटी से, टेबल बन जाएगा एफसी का। सर एबीसी कैसे मिलेगा? सर टीबीसी बाई क्वांटिटी करो ना। अगेन 10/0 कुछ नहीं होगा, लेकिन 10/1 10/1 10 होगा। सर 18/2 9 होगा, 24/3 8 हो जाएगा, 28/4 7 हो जाएगा। इस तरह से बन गया। सर एबीसी भी बन गया। सर तो फिर बचा क्या? सर एवरेज कॉस्ट कैसे हो? टोटल कॉस्ट, टोटल एवरेज टोटल कॉस्ट। सर एएफसी प्लस एबीसी करो या फिर टीसी बाई क्यू करो, दोनों उपाय है आपके पास। अगर आप एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट करोगे तो भी मिलेगा, और अगर आप टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई आउटपुट करोगे तो भी मिलेगा। चलो प्रूव करते हैं। सर 10 divided by 0, obviously we will get nothing. Similarly, AFC plus ABC, when there is a no unit, we get nothing. लेकिन 20/1, 20/1 क्या मिलेगा? 20। 28/2 क्या मिलेगा? 14। Similarly, 10 plus 10 20, 5 plus 9 14, 34/3 करके देखो 11.3 आएगा, और 3.33 प्लस 8 करके देखो 11.3 आएगा। बोलो सर, एवरेज टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने का दो फॉर्मूला है, एटीसी इक्वल्स टू एएफसी प्लस एबीसी और टोटल कॉस्ट बाय क्वांटिटी। इज देयर एनी प्रॉब्लम सर? हेलो, कोई डाउट? सुबीर, असीमा बोलो, नो सर। साहिल, तो फिर ये नो डेटा तो सर। कैलकुलेट करना आ गया सर। बचा क्या? सर मार्जिनल कॉस्ट। सर मार्जिनल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? बोलो, हाउ टू कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्ट? फॉर्मूला बताओ। चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, या फिर चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। कौन सा लेवल? टोटल ले कि टोटल वेरिएबल ले? टोटल वैल्यू। चलो सर टोटल वेरिएबल लेंगे। 0 से 10 का चेंजेस, कितने का चेंजेस? 0 से 10 कितना? 10। 10 सो 10 डिवाइडेड बाई आउटपुट का चेंज कितना? 0 से 1 10/1 10। अच्छा, 10 से 18 का चेंजेस कितना? 8। और 1 से 2 का चेंजेस 1 8। 18 से 24 का चेंजेस कितना? 6। और 2 से 3 का चेंजेस 1 6। और दिखाए 24 से 28 का चेंजेस 4, 3 से 4 1। बोलो सर, अगर इसको टोटल कॉस्ट से कर दे तो भी हो जाता। 10 से 20 का चेंजेस 10, 10/1 10, 20 से 28 का चेंजेस 8, 8/1 8, 28 से 34 का चेंजेस 6, 6/1 6, 34 से 38 4, 4/1 4। अगर आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज करते तो भी हो जाता, ये वाला फॉर्मूला भी यूज करते तो भी हो जाएगा। बोलो, कोई शक? मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेशंस में कोई डाउट?
पूरा टेबल बन जाएगा सर। इस तरह से आपको एग्जाम में कोई भी डेटा पूछ ले, थोड़ा दिमाग को ओपन रखना, थोड़ा दिमाग को ओपन रखना। और सबसे बड़ी चीज, आपको इस चैप्टर के एंड पे इंस्टीट्यूट के मैथ से देख लो, ठीक है, इंस्टीट्यूट के मैथ से देख लो, या फिर मेरे नोट में देख लो, आपको वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन मिलेगा, और उस क्वेश्चन के अंदर आपको सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन मिलेगा, जिसको अगर आप प्रैक्टिस करते हो आपके दिमाग में, मैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपके साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास इज फॉर क्वेश्चन डिस्कशन। मुझे पता नहीं आप लोग घर पे क्वेश्चन डिस्कशन करते नहीं करते हो कि नहीं करते, बट मैं आशा करूंगा कि आप लोग क्वेश्चन डिस्कशन करें, मतलब खुद भी घर पे प्रैक्टिस करें, ठीक है सर। आगे बढ़े। अच्छा, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। अच्छा, मैं इसको बोल देता हूँ थोड़ा, असीमा को तो बोल के फायदा नहीं है, सुबीर को। सुबीर, मैंने कल कल तुम लोगों का कोई क्लास नहीं है, कल मैं थोड़ा सा डिमांड पढ़ के आने के लिए बोला, ठीक है। मैं साहिल को भी बोला, तेरे को भी बोल दे रहा हूँ, डिमांड बस पढ़ के कल आ जाना, ज्यादा नहीं टास्क दे रहा हूँ, इसलिए मैं आज बोल रहा हूँ ताकि कल तक हो जाए। ओके सुबीर, सिर्फ डिमांड के ऊपर पढ़ के आना, आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सुबीर बोल, ट्राई करना सर। नेक्स्ट वीक थर्सडे को, मैं अभी से बोल दे रहा हूँ, नेक्स्ट वीक थर्सडे को डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन कॉस्ट पे पूरा टेस्ट होगा। कल एक मैं हल्का सा टेस्ट अरेंज कर रहा हूँ, जो कल आना चाहेगा कल सिर्फ डिमांड पढ़ के आ सकता है, ठीक है। सुबीर का कोई आवाज नहीं आया, मतलब सुबीर का कल कोई कंफर्मेशन नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट वीक थर्सडे कंफर्म है सुबीर, अगर कल ना भी आएगा नेक्स्ट वीक थर्सडे तो कंफर्म, अभी बोल दिया मैंने। अच्छा, ऑफलाइन मॉक टेस्ट के लिए। अच्छा असीमा, जब मैं टेस्ट के बारे में बोलूँ तो तुम मेरे से मेरे क्वेश्चन कलेक्ट कर लेना और घर पे टेस्ट दे देना, ये सर। ठीक है सर। अच्छा सर, ये अब आ जाता है सर एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट पे रिलेशनशिप। सर ये बहुत इजीली हो सकता है, एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट पे रिलेशनशिप, एंड एज वेल एज एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट एंड, मतलब ऐसे बोल सकता हूँ मैं, एमसी, एटीसी एंड एबीसी पे रिलेशनशिप। सर कैसे करना है? सर कैसे, मतलब ऐसे करना है, इट्स ऑल डिपेंड ऑन द टेबल। अगर आप टेबल समझ गए, अब इसी टेबल से अगर आपको बोला जाए कि आप एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में ग्राफ ड्रॉ करके दिखाओ, आप कर सकते हो? द आंसर इज यस, यू कैन डू इट। सर कैसे ड्रॉ करें, कैसे करें सर? हो जाएगा, चाहो तो दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है, बस यू नीड सम डेटा। इसको कहते हैं डेटा एनालिसिस। इसको हाथ में करे तो मैनुअल बोलते हैं, एक्सेल में डाल दो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डाल दो, यही चीज डेटा एनालिसिस होकर निकल के आ जाएगा। क्या बोलते हो सर? कभी आप लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज किए हो? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट डाल के ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर सकते हो। अच्छा, फिलहाल हाथ से सीख लो मैनुअली। सर एवरेज कॉस्ट का कैरेक्टर देखो, जब एवरेज कॉस्ट, बिजनेस में एवरेज कॉस्ट जब डाउनफॉल होता है तब मार्जिनल कॉस्ट भी डाउनफॉल होता है, बट स्टार्टिंग में कौन ज्यादा कौन कम? प्लीज टेल मी, कौन ज्यादा है और कौन लो में है? बोलो। देखो सर, स्टार्टिंग में एवरेज कॉस्ट हाई पॉइंट में है और मार्जिनल कॉस्ट लो पॉइंट में, इसीलिए 2014 या 10-8, तो ऑब्वियस बात है कि मार्जिनल कॉस्ट हाई रेंज, एवरेज कॉस्ट हाई रेंज में रहेगा, एवरेज कॉस्ट हाई रेंज में रहेगा स्टार्टिंग में, और मार्जिनल नीचे नीचे रहेगा, उसके नीचे रहेगा सर, मार्जिनल उसके नीचे रहेगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट में एवरेज कॉस्ट इज हायर देन मार्जिनल कॉस्ट, ओके, बट एक सर्टेन टाइम के बाद
सर्टेन टाइम मतलब कब? एक सर्टेन टाइम के बाद आप देखेंगे एक चीज हुआ है यहाँ पर, क्या हुआ है, एवरेज कॉस्ट भी गिर रहा है, मार्जिनल कॉस्ट भी गिर रहा है, लेकिन एक टाइम पे ऐसा होगा जैसे 7 यूनिट पे हुआ है, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल हो जा रहा है, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल हो जा रहा है ना सर? तो ऐसा कब हो रहा है, ऐसा कब हो रहा है? जस्ट लुक एट हियर, एवरेज कॉस्ट गिरते 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 8 पे आके रुका, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट को देखो आप, गिर रहा था बट गिरते 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 एक सर्टेन टाइम के बाद फिर बढ़ना चालू हो गया। देखो 10 से 8, 8 से 6, 6 से 4, 4 से 4, 4 से 6 हो गया फिर से। मतलब मार्जिनल जिस पॉइंट पे एवरेज कॉस्ट गिर रहा है, बट मार्जिनल कॉस्ट का क्या हुआ सर, वो एक टाइम के बाद बढ़ना चालू कर दिया, धीरे धीरे बढ़ने लगा और ये धीरे धीरे कमने लगा, और फिर एक समय पे जाके दोनों इक्विलिब्रियम हुआ। वो कहाँ पर हुआ है हमारे एग्जाम्पल में? 7 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन पे, जहां पर एवरेज और मार्जिनल इक्विलिब्रियम हुआ है, दोनों ही 8 कॉस्ट पे है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, एवरेज कॉस्ट गिर रहा है बट मार्जिनल कॉस्ट वापस बढ़ गया, और एक सर्टेन टाइम पे दोनों मैच हो गया, एक दूसरे के साथ मैच कर गया। और एक और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, ऐसा ही होता है कि मार्जिनल कॉस्ट ही एवरेज कॉस्ट को, मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को नीचे से कट करता है, ऐसा ही होता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट को नीचे से कट करता है, ऐसा ऐसा उल्टा कभी नहीं होता है, याद रखें सर बात को। ऑलवेज मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को नीचे से कट करता है, ऐसा कभी नहीं होता कि एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट को नीचे से कट कर लिया। नीचे से कटना मतलब ऐसे, मतलब इसको याद रखने का और एक तरीका होता है। आई डोंट नो आप लोग मूवी देखे होगी नहीं, बट अगर देखे हो तो बहुत अच्छे से समझ जाओगे। बाहुबली कटप्पा जानते हो सर? बाहुबली और कटप्पा मूवी देखा कि नहीं देखा? हाँ सर। सर इस इमेज में, लुक एट दिस इमेज, ये इमेज बहुत कुछ कह देता है। ये सब मेरा थोड़ा पागलपन है, आप लोगों को कितना अच्छा लगेगा मुझे नहीं पता, इट इज रियली मेरा पागलपन कि मैं इस इमेज को मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट से जोड़ रहा हूँ। सर कैसे जोड़ सकते हैं आप? इमेज को देखो तो पता चल जाएगा। सर पूरा मूवी में कौन किसको मारा है? बाहुबली ने कटप्पा को मारा कि कटप्पा ने बाहुबली को मारा? दोनों मूवी में, मतलब एक्चुअली एक ही मूवी में मारा है, सेकेंड मूवी में तो मतलब अपना गलती सुधारा है। और पूरा मूवी का एक ही कॉन्सेप्ट है, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? हेलो, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? तो कटप्पा कौन है सर? कटप्पा इज द मार्जिनल कॉस्ट एंड बाहुबली इज द एवरेज कॉस्ट एज पर इन इकोनॉमिक्स। और ये मैंने इसलिए नाम ऐसा दिया क्योंकि ये जो काटने का तरीका है, मैं आपको क्या सिखाया अभी कि एवरेज कॉस्ट और ये रहा आपका मार्जिनल कॉस्ट, ऐसा ही होता है कि मार्जिनल कॉस्ट ही एवरेज कॉस्ट को कटता है, और वो भी नीचे से, ठीक जैसे बाहुबली ने पीछे से नीचे से कटप्पा को मारा। इसका ऑपोजिट नहीं होता है, ना तो मूवी में और ना ही इकोनॉमिक्स में। हेलो सर, मेरा पागलपन आप लोग समझ में आया? प्लीज टेल मी। मैं तो पागल हूं कि आप लोग भी इसको देख के पागल हो गए? हाँ सर। मैं तो पागल हूं ही, आप लोगों को भी पागल ही बना दूंगा। अच्छा चलो सर, इस पॉइंट का ध्यान रखिए, ए से ई का पॉइंट जब एवरेज कॉस्ट गिर रहा है, और बी से ई का पॉइंट जब मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रहा है, ठीक है? तो व्हेन एसी इज मिनिमम, जब एवरेज कॉस्ट अपने मिनिमम में है, दैट इज दिस पॉइंट, सॉरी दिस पॉइंट, एमसी इक्वल्स टू एसी, मतलब एवरेज कॉस्ट के मिनिमम में एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होता है। ये भी सवाल होता है कि इन थ्योरी ऑफ कॉस्ट एवरेज कॉस्ट जब मिनिमम होता है, या फिर ऐसे बोल सकता है आपको कि एमसी इक्वल्स टू एसी कब होता है, मतलब व्हेन एमसी इक्वल्स टू एसी, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट इक्वल कब होता है? तो आंसर इज व्हेन
एवरेज कॉस्ट इज इन इट्स मिनिमम पॉइंट। जब एवरेज कॉस्ट अपने मिनिमम पॉइंट में होता है तभी MC इक्वल्स टू AC होता है। और अगर मैं इसको स्टैटिस्टिकली बोलूं तो पॉइंट इज 7th यूनिट पे एवरेज कॉस्ट अपने मिनिमम पॉइंट में होता है और उस पॉइंट पे एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होता है। तो स्टैटिस्टिकली, मतलब ग्राफिकली एज वेल एज सिनेमेटिकली बाहुबली कटप्पा, ठीक है, तीनों तरह से आपके सामने ये पॉइंट प्रूव हुआ है सर। और इस पॉइंट का नाम भी है, दिस इज आल्सो नोन एज ऑप्टिमम पॉइंट। there is also abnormal situation when AC falls and MC rises। ऐसा भी हो सकता है कि एवरेज कॉस्ट फॉल कर रहा है और मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रहा है। ये सिचुएशंस, मार्जिनल कॉस्ट increasing, average cost decreasing in the figure given from A to E and B to E, but from B to E and MC rises, but opposite never happened। इसका ऑपोजिट कभी नहीं होता। कभी ऐसा नहीं सुनोगे कि मार्जिनल कॉस्ट गिर रहा है, एवरेज कॉस्ट बढ़ रहा है, ऐसा नहीं होता। इसका ऑपोजिट कभी नहीं होता, संभव नहीं है सर, क्योंकि बिजनेस का कॉस्टिंग का कैरेक्टर उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। ठीक है, आई होप कि आपको ये वाला बात भी समझ में आया। ठीक है, अब इस पूरा पॉइंट को अगर आप ग्राफिकली प्रेजेंट करो तो फिर से बन जाएगा। नाउ यहाँ पर थोड़ा हल्का अलग बात है, आउटपुट आपका बढ़ेगा, टोटल कॉस्ट ऑब्वियसली आउटपुट के साथ साथ बढ़ता जाएगा। नाउ यहाँ पर एवरेज टोटल कॉस्ट का पॉइंट आपको कैलकुलेशन करना आता है और मार्जिनल कॉस्ट भी आपको कैलकुलेट करना आता है। बट इफ दे आस्क यू रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी एवरेज टोटल कॉस्ट ATC एंड मार्जिनल कॉस्ट, तो कैसे जवाब दोगे? फिर इसका जवाब यहाँ पर, सर ये वाला ग्राफ में कुछ और बात है। सर क्या बात है? सर इसमें ना बाहुबली कटप्पा के साथ और कौन है सर? अरे वो मूवी में विलेन कौन था? कटप्पा बाहुबली मूवी में विलेन कौन है? विलेन का नाम बताओ ना, मैं भूल गया। क्या नाम है उसका? मूवी का कैरेक्टर क्या था? मतलब इतना देर हम लोग 2 कैरेक्टर देख रहे थे, अब तीसरा कैरेक्टर आ जाएगा। मतलब एवरेज टोटल कॉस्ट जो है सर, एवरेज टोटल कॉस्ट कौन है सर? एवरेज टोटल कॉस्ट बाहुबली, महेंद्र बाहुबली। मार्जिनल कॉस्ट कौन है? जो नीचे से कट कर रहा है, ये देखो, जो नीचे से कट करेगा टोटल कॉस्ट को, वो कौन है सर? वो है कटप्पा। और बीच में कौन है सर? भल्लाल दे। भूल गए आप लोग? भी ABC भल्लाल, ABC है भल्लाल दे, बीच में कौन है? भल्लाल दे। तो बीच में भल्लाल देव आ जाते हैं सर, ऐसा कैसे? सर ये सिनेमैटिक बात छोड़ो, आप सिनेमैटिक बात छोड़ो, बट सिनेमैटिक बात से अगर आप थोड़ा स्टैटिस्टिकल बात पे भी आ जाते हो, लुक एट सर, जब टोटल कॉस्ट आपका इंक्रीज करता है तो आपका एवरेज टोटल कॉस्ट भी धीरे धीरे, टोटल कॉस्ट धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, तो एवरेज टोटल कॉस्ट भी डिक्रीज करेगा, मार्जिनल कॉस्ट भी डिक्रीज करेगा। ऑब्वियस बात है। टोटल कॉस्ट जिस पॉइंट में मिनिमम होता है, टोटल कॉस्ट जिस पॉइंट में मिनिमम होता है, एवरेज टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट भी उसी पॉइंट में इक्वल होता है। टोटल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट AC और MC का इक्वल पॉइंट देखो, तो 7th यूनिट पे टोटल कॉस्ट मिनिमम और उसी पॉइंट पे MC इक्वल्स टू AC। तो स्टार्टिंग में क्या होता है? स्टार्टिंग में क्या होता है? एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा होता है। एवरेज कॉस्ट भी गिरता है, मार्जिनल कॉस्ट भी गिरता है, दोनों ही गिरता है, बट एवरेज मार्जिनल से ज्यादा होता है, वी नो दैट। सेकेंड पॉइंट में क्या हुआ? AC जब MC के इक्वल हुआ, तब AC एवरेज कॉस्ट अपना मिनिमम है और टोटल कॉस्ट भी अपने मिनिमम में, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली मिनिमम नहीं बोलेंगे, टोटल कॉस्ट तो नीचे और भी मिनिमम था, इसको मिनिमम बोलना गलत होगा। टोटल कॉस्ट मिनिमम बोलना गलत हो जाएगा सर। मेनली मैं मिनिमम को बोल सकता हूँ AC अपना मिनिमम पॉइंट में, एवरेज कॉस्ट। टोटल तो बढ़ रहा है सर, टोटल कॉस्ट कमा नहीं बढ़ा है, बाकी कॉस्ट कमा है, टोटल कॉस्ट तो बढ़ेगा। और लास्ट में क्या हुआ? एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट से कम हुआ पर दोनों इंक्रीज किया। देखो
ये भी 8.25 से 8.67 और ये भी 10 से 12 इंक्रीज किया लास्ट में। अब इसी पॉइंट को यहाँ पर ग्राफ में प्लॉट किया गया है सर। एक बात यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एवरेज टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स कॉस्ट। वी नो दैट टोटल कॉस्ट कैसे आता है, एएफसी प्लस एबीसी से। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं सर। एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल इक्वल्स टू एवरेज टोटल कॉस्ट, बट एवरेज टोटल कॉस्ट नॉट इक्वल्स टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ऑब्वियस बात है, अगर एएफसी इक्वल्स टू एबीसी होता है, ध्यान से सुनना, एएफसी प्लस एबीसी इक्वल्स टू अगर एटीसी होता है, तो ऑब्वियस बात है एटीसी कभी भी एबीसी के टोटल नहीं हो सकता। तो सिंपल बात है, एबीसी कभी भी एटीसी कर्व को टच नहीं कर सकता। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कभी भी एवरेज टोटल कॉस्ट को टच नहीं कर सकता। तो सिंपल बात है, भल्लाल देव कभी भी बाहुबली को टच नहीं कर सकता। हेलो सर, चल क्या रहा है सर? समझोगे तो सब चीज समझ सकते हो। अगर समझना चाहोगे तो पूरा का पूरा बात समझ में आएगा। टेल मी, भल्लाल देव कभी भी बाहुबली को टच नहीं कर सकता। भल्लाल देव कौन? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। बाहुबली कौन? बाहुबली कौन? एवरेज टोटल कॉस्ट। और भल्लाल देव कभी भी एवरेज टोटल कॉस्ट को टच नहीं कर सकता। उसका मैथमेटिकल प्रूफ भी आपके सामने है। और मार्जिनल कॉस्ट को देखो सर, ये तो स्टार्टिंग में बाहुबली को मारा था, फिर अपना गलती सेकंड में सुधारा, और फिर बाद में भल्लाल देव को भी मारा। बाद में बाहुबली को हेल्प किया ना भल्लाल देव को मारने पे, तो भल्लाल को भी बाद में मार दिया सर, गलती सुधारा आपने। ना हो, अगर आपको बाहुबली और कटप्पा कहानी समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं सर। जो मूवी देखा है वो समझ गया हो, जो नहीं मूवी देखा है वो देख लो। पढ़ाई में अगर हेल्प हो जाए तो क्या दिक्कत है, वैसे मूवी बड़ा एंटरटेनिंग है। एमसी कर्व कट्स टू एटीसी एंड एबीसी मिनिमम पॉइंट, मतलब बाहुबली बाहुबली भल्लाल देव को भी पीछे से मारा, बाहुबली कटप्पा को भी, सॉरी गलत बोल दिया मैंने। मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू कौन? मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू कटप्पा। कटप्पा नीचे से ही कट करेगा। वो बाहुबली को भी नीचे से मारा था, वो भल्लाल देव को भी नीचे से मारेगा, दोनों को नीचे से कट करेगा। तो अगर आपको कभी रिलेशनशिप पूछे कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज टोटल, एवरेज वेरिएबल एंड मार्जिनल, तो सिंपल रिलेशनशिप प्रूव कर देना सर। एवरेज टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू एवरेज वेरिएबल प्लस एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट नेवर इक्वल्स टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, सो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैन नेवर टच द एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व। and MC curve cuts ATC and ABC from its minimum point, दोनों को अपने मिनिमम पॉइंट में काटेगा। सर बोलिएगा मुझे, क्या आप लोगों को बात समझ में आ रहा है? यस सर। असीमा समझ में आया आप लोगों को? साहिल का आवाज नहीं आ रहा है मुझे। यस सर। यस सर, अरे वाह। चलो सर, अगर ये समझ गए थ्योरी ऑफ कॉस्ट का, तो फिर इकोनॉमिक्स में आपको कभी दिक्कत नहीं, बट घर में रिवाइज जरूर करें सर। अब बाकी रहा 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बाकी है। ठीक है आपका, क्यों एवरेज वेरिएबल, एवरेज टोटल एंड मार्जिनल कॉस्ट यू शेप होता है। मतलब ये जो 3 कर्व है, ये तीनों ही ऑलमोस्ट यू शेप की तरह ही है, ऑलमोस्ट लाइक ए यू। ऑब्वियसली एकदम इंग्लिश के यू जैसा नहीं होगा, बट यू के तरह है। ठीक है, क्यों यू के तरह है? मतलब बेसिकली कॉस्ट बढ़ रहा है तभी यू के तरह हुआ है। लेकिन कॉस्ट क्यों बढ़ता है सर? कॉस्ट क्यों बढ़ता है जब प्रोडक्शन महंगा होता है? सर प्रोडक्शन क्यों महंगा होता है? क्योंकि कॉस्ट बढ़ता है। कॉस्ट क्यों बढ़ता है? क्योंकि प्रोडक्शन महंगा होता है। सर प्रोडक्शन क्यों महंगा होता है? क्योंकि कॉस्ट महंगा हो गया। सर क्या बोलना चाहते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर ये समझाऊंगा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, जब आपको मैं ये समझाऊंगा कि आखिर प्रोडक्शन क्यों कम होता है बिजनेस पे, क्योंकि कॉस्ट बढ़ता है। अरे भाई कॉस्ट क्यों बढ़ते हो? क्योंकि प्रोडक्शन मुश्किल में आ गया सर। सर ये रिलेशनशिप प्रूव करना है और ग्राफ को शो करना है आप। ठीक है, ये समझ जाओगे, बिजनेस में बहुत एडवांस लेवल नॉलेज रखोगे सर। बिजनेस को भी सलाह दे सकते हो एज ए चार्टर्ड, एज ए CMA, एज ए CS। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट।
और फिर आपको लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का कंप्लीट करा के फिर जाके मैं ये क्वेश्चन को मतलब इस टॉपिक को खत्म करूंगा थ्योरी ऑफ कॉस्ट को। और फिर ऑलरेडी मैं आपको देके रखा behind every chapter you will get 100 questions from my mat, my notes, and you can also solve these questions from your institute mat, whatever with the institute, CA का mat ले लो, CMA का mat ले लो और प्रैक्टिस कर लो। अगर कोई डाउट अराइज हो मुझे पूछ लो। और एग्जाम में इकोनॉमिक्स में चाहे CA स्टूडेंट हो चाहे CMA स्टूडेंट हो, सर मुझे तो 80 प्लस चाहिए। आप लोगों को भी उतना ही उम्मीद करना चाहिए। जितना हाईएस्ट लेवल सोचोगे उतना अच्छा, लोअर लेवल सोचोगे तो लो मार्क्स कैरी करोगे, हाईएस्ट लेवल सोचोगे तो हाईएस्ट मार्क्स कैरी करोगे। उम्मीद पे दुनिया कायम है और मेहनत से दुनिया बनता है। तो उम्मीद भी रखना चाहिए और मेहनत को भी करना चाहिए। अब आपके ऊपर है कि आप उम्मीद रखते हो कि नहीं और मेहनत करते हो कि नहीं। बस आज इतना ही है, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में। ठीक है सर? Okay, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर, गुड नाइट, टाटा।